बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मत्कल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोडीवडू, पोंडपल्ली, उदयगिरी, श्रीरंगपत्तिनम, उमत्तूर और शिवसमुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनकराजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आएं तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊं जो आपने जीवन भर न देखी हो। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुँचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनकराजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति आश्रय देता था, उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्युदंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया, तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो, तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए? मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए, महाराज, तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम। राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राज दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं है, बल्कि उसके समान नाच कर भी दिखा सकता है। मैं यहाँ यह पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हाँ, देखने में यह पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना ही मेरी आजीविका है। आता मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनाली जी को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल गया है? बहेलिये की यह बात सुन महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ महाराज। यह कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, यह कोई विचित्र पक्षी नहीं है, बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिये के रंगीन नाखूनों से। पक्षी पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को दे दिया गया। एक बार महाराज के कानों तक चेलाराम के एक व्यक्ति के बारे में खबर पहुंची। सब लोग बोलते थे कि जो कोई भी चेलाराम का मुंह देख लेता है उसे पूरे दिन एक निवाला तक खाने को नहीं मिलता। वह इंसान पूरे दिन भूखा ही रह जाता था। यह बात परखने के लिए महाराज ने उसे अपने सामने वाले कक्ष में ठहरने के लिए बुलवा लिया। चेलाराम महल में आकर बहुत खुश था। उसे राजसी भोग भोगने में बड़ा ही मजा आ रहा था। एक दिन महाराज की नींद अचानक से खुल गई। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर देखा तो उनकी नजर सामने वाले कक्ष में रह रहे चेलाराम पर पड़ गई, जो अपने कक्ष के झरोखे में खड़ा था। संयोगवश उस दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि महाराज को भी पूरे दिन खाने को भोजन नहीं मिला। महाराज ने गुस्से में सैनिकों को बुलवाकर चेलाराम को अगले दिन फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना डाला। वही यह खबर सुनकर बेचारे चेलाराम की तो जैसे सांस ही अटक गई। चेलाराम बहुत परेशान था कि तभी उसके कमरे में तेनालीराम पहुंच गया और बोला, अब मैं तुमसे जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। चेलाराम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब तेनालीराम बोला, कल जब तुम अपनी अंतिम इच्छा में पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने के लिए बोलना। अगले दिन चेलाराम की अंतिम इच्छा के अनुसार नगर में सभा बुलाई गई। सब लोगों के सामने आकर चेलाराम बोला, भाइयों, मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन जो कोई महाराज का मुंह देख लेता है उसे तो सीधे मौत मिलती है। मौत। चेलाराम की ये बात सुनकर महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत फांसी रुकवा दी और चेलाराम से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर बोला? चेलाराम बोला, महाराज, तेनालीराम के सिवा ये कौन बता सकता है। मैंने ये सब तेनालीराम के कहने पर बोला था। कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसीलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राजदरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज, तेनालीराम रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराज, वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज दरबार में महाराज को ये ही सब सुनने को मिलता, जिससे महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राजदरबार में आना शुरू कर दिया तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने मुझे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ ही भेज दिया और उस एक को ढेरों इनाम देकर विदा किया। महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वही तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन ही नहीं कि हम तुम्हें दे सके।
बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। महाराज ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोला, महाराज यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार न सही कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसीलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राजदरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज तेनालीराम रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराज वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज दरबार में महाराज को ये ही सब सुनने को मिलता, जिससे महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राजदरबार में आना शुरू कर दिया तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने मुझे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ ही भेज दिया और उस एक को ढेरों इनाम देकर विदा किया। महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वही तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन ही नहीं कि हम तुम्हें दे सके। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। महाराज ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे।
महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोला, महाराज यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार न सही कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल न दिखाने का आदेश दे दिया और कहा, अगर उसने उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीराम ने वहां से जाना ही उचित समझा। अगले दिन जब महाराज राजदरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वह महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश की अवहेलना की है। आपके मना करने के बावजूद भी वह दरबार में आया है और वहाँ उल जुलूल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। राज दरबार पहुँचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है, जिसमें आँख की जगह 2 छेद बने हुए हैं। यह देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने हमारा हुक्म नहीं माना और ऊपर से ये अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हुए, लेकिन तभी तेनालीराम बोला, महाराज मैंने तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। क्या आपको कहीं से मेरा चेहरा दिख रहा है? यदि ऐसा है तो जरूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। अब इस मटके से मुंह को बाहर निकालो और अपने आसन पर बैठ जाओ। तेनालीराम के विरोधी फिर से मन मारकर रह गए। महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बना। वैसे भी इस बार तो कड़के की ठंड पड़ रही है, ऐसे में तो मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, महाराज ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सर्दियों की सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। तेनालीराम से पहले पुरोहित बोला, महाराज एक हो तो बताओ। काजू, पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयाँ हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। अब महाराज ने तेनालीराम से पूछा, अब तुम बताओ। तेनालीराम बोला, महाराज आज रात आप मेरे साथ चलना, मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिला दूंगा। कहाँ चलना है? महाराज ने पूछा। महाराज दरअसल मेरी पसंद की मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए। काफी देर चलते चलते एक गांव भी पार हो गया और वे अब खेतों में पहुंच गए कि महाराज बोले, तेनालीराम आज तो तुमने हमें बिल्कुल थका दिया। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? बस महाराज, जहां ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं बस वहीं तक चलना है, तेनालीराम ने कहा। थोड़ी ही देर में तीनों वहां पहुंच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहां रुकने के लिए कहा और खुद थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कोल्हू में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पिराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस पकाकर ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया
और आग तेप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मागर्म गुड़ मुंह में डाला तो वे बोले, वाह क्या मिठाई है। सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा, क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? यह मिठाई तो वाकई लाजवाब है, पुरोहित ने कहा। तभी दोनों ने एक साथ पूछा, पर यह है कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो बता दो। महाराज, ये गुड़ है। गर्मागर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है, तेनालीराम ने कहा। दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये गुड़ है? जी महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। सच में तेनालीराम, ये किसी मिठाई से कम नहीं है, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुआ कहा।